आपके साथ वाले का टेस्ट होगा मंडे को IS-38 का। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 निकालें। भाई ये मोबाइल की केबल मंगवा दें चार्जिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ऑन यकम जनवरी 2012 मैचलेस एंटरप्राइजेज लिमिटेड एक्वायर्ड रिसर्च डेवलपमेंट। मैचलेस ने रिसर्च और डेवलपमेंट एक्वायर की है अलॉन्ग विद पार्शली डेवलप्ड प्रोडक्ट डिजाइन। अच्छा मैंने कहा था नहीं वो नहीं ले आए। तो मैंने कहा था रिसर्च और डेवलपमेंट का खरीदना इज एन इंटेंजिबल। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने रिसर्च के पैसे पे किए हैं 0.5 और डेवलपमेंट के पे किए हैं 1.5। टोटल तो हमारा 2 का खर्चा हुआ ना, तो 2 को कैपिटलाइज करेंगे। प्रोडक्ट डिज़ाइन वाज हैंडेड ओवर और प्रोडक्ट डिज़ाइन हैंड ओवर हो गया है टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन यकम नवंबर। तो खरीदी थी R&D यकम जनवरी को और फाइनली फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दी है यकम नवंबर को। खरीदने के बाद सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन, खरीदने के बाद यानी किस तारीख के बाद सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन? 1 जनवरी के बाद। MEL incurred 0.7 on research and 2.5 on डेवलपमेंट। हमने इतना रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च किया। It is expected that this product design would benefit company for next 5 years। बताएं जी यकम जनवरी को क्या एंट्री होगी? इंटेंजिबल डेबिट कितने से? 2 से, पूरे 2 से। और नवंबर में एक्सपेंस में कितना जाएगा? अच्छा बाद में खुद रिसर्च करना तो एक्सपेंस है ना? कितना? 0.7। और इंटेंजिबल में कितना जाएगा? 2.5। और कैश? और अमोर्टाइजेशन? टू प्लस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय कितना? जल्दी भाई जगह नवंबर की सुबह ही एंट्री कर दें या उसके एक दिन पहले कर दें, अक्टूबर में कर दें?
डेट ना भी लिखें तो खैर है, कोई मसला नहीं। ओके, अच्छा, इन एंट्रीज को ऐसे भी किया जा सकता है कि आप जो है वो यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ लगा दें और यहाँ भी वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ लगा दें। फिर 1 नवंबर को एक और एंट्री करनी पड़ेगी, वो एंट्री करनी पड़ेगी इंटेंजिबल डेबिट और इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। उसमें फिर ये 2 और 2.5, उसमें यही कॉस्ट आपको नज़र आने लग जाएगी, लेकिन फिर इस सूरत में एंट्रीज 4 बनेंगी, तो फिर यहाँ और यहाँ 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। लेकिन हमने इस मेथोडोलॉजी को यूज़ नहीं किया। हमने एक दिन बात की थी क्लास में कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिसर्च खरीद लेते हैं तो खरीदी हुई रिसर्च कैपिटलाइज होगी। एक दिन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था पास पेपर के क्वेश्चन 9 में, ऑन 1 जनवरी मैचलेस एक्वायर्ड, एक्वायर्ड से मतलब है खरीद ली है। अच्छा, अब कोई आके इसको जो है वो आप आ जाए, इसको ज़रा इंग्लिश में बताना शुरू करें। क्या सर? इंग्लिश में बताना शुरू करें देख के। On 1st Jan 2012, the intangible is capitalized and the research and development is capitalized because we bought it. On 1st November 2012, चलो यहाँ तक आपने बता दिया, आगे आप बताएंगे। एक्सपेंस on 1st November 12 we entity incurred the expense of 0.7 million that is charged to PNL and capitalized 2.5 million of expenditure of development and credit the cash of 3.2 million. क्रेडिट कैश बोलने की जरूरत, आगे चलें। At the end of the period, we charge the amortization of two months, amounting to the cost of 4.5 million. Over the useful life of 5 months, of total period 2 months. फिक्रा तो नहीं बना। अच्छा भाई, ये तो हालात बड़े कमज़ोर हैं, क्या करें आप लोगों के? नहीं, ये तो क्या करें अब, ये तो आज तो हमने IAS 41 शुरू कर देना है बस। इसके को पास्ट पेपर रह गए हैं, लेकिन वो कंसोलिडेशन पढ़ने के बाद समझ आएंगे, इसलिए अभी तो हम उनको टच नहीं करेंगे। तो मैंने जो बातें बताई थी इधर आप सुनते रहिएगा, क्या इसमें से कोई नई बात मैं कर रहा हूँ? ये बात मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग इस तरह बोला करेंगे। द प्रोडक्ट डिज़ाइन falls under the definition of intangible asset because it has no physical substance. The intangible will initially be measured at its cost, which comprises the cost paid on 1 January 2012 for the purchase of research and development amounting to rupees 2 million, because purchased research and development is an
intangible. Further, the expenditure incurred by us from Yakam January 12 to Yakam November 12 will be divided into research and development phase. IS 38 specifically prohibit the recording of research as a part of cost of asset. However, development will be capitalized, so intangible will be capitalized at a total cost of rupees 4.5 million. The intangible, further at year end, the intangible will be amortized over its finite useful life of 5 years. Therefore, an amortization of rupees 0.15 as calculated below will be charged to P&L. पता नहीं, मैं तो कुछ इस तरह की बातें आपको बता रहा हूँ और आप लोग पता नहीं किस तरफ से, ना ये बता रही हैं इंटेंजिबल है, ना ये बता रही हैं इनिशियली मैयर होना है कॉस्ट के ऊपर, ना आप जो है वो ये बता रहे हैं कि इसकी कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं, ना आप ये बता रहे हैं कि IS 38 मना करता है रिसर्च को एक्सपेंस में डालने से और कैपिटलाइज करने से, और ना आप जो है वो अमोर्टाइजेशन के बारे में लिख रहे हैं कि फाइनेट लाइफ है या इंडेफिनेट लाइफ है। आप लोग तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बड़ा भी नुकसान नहीं हुआ। शायद ये बातें सुन के आपको बातें याद आ गई हों, आइंदा इसके बोलने में आप खुद ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है जी, ओके। तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं चीज़ों को कि कैसे चीज़ों को लिख के आना है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर जो क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 रह गया ना, फिर उसको बाद में सॉल्व करते हैं। तो देखें जी पेपर में लिख के कैसे आना है चीज़ों को। पेज 235 के ऊपर ये डिस्कशन हुई हुई है हमारी। देखें ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं जो बन सकती हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट, उसके बाद सब्सिक्वेंट टू, इसमें अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन हो सकती है, और मेजरमेंट मॉडल्स की डिस्कशन हो सकती है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन में अगर पेपर इजाज़त दे और आपके पास टाइम हो और सवाल थ्योरी का हो और काफ़ी लंबा हो, तो ये दो बातें भी लिख के आ सकते हैं जो आज तक मैंने क्लास में कभी नहीं लिखवाई। IS 38 allow the recording of intangible if it fulfills the following conditions. Its costs can be measured reliably and future economic benefits are probable. Since software which is acquired या internally generated by organization meet the above condition, it should be recorded as an intangible. अगर इससे ज़्यादा लिखना है तो यहाँ पे इंटेंजिबल की डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हैं कि एज सॉफ्टवेयर इज अ नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट हैविंग अ फिजिकल सब्सटेंस एंड आइडेंटिफिएबल, देयरफॉर इट इज एन intangible asset and it will only be recognized if it fulfill the following conditions, that its costs can be made reliably and future economic benefits are. Since the intangible meets the above criteria, so it should be recorded as an intangible in statement of financial position. तो ये लाइन आज तक हमने कभी नहीं लिखी, लेकिन अगर सवाल में मार्क्स ज़्यादा हैं थ्योरी की एडजस्टमेंट के तो ये भी लिखी जा सकती हैं। हम नॉर्मली फिर यहाँ से शुरू करते हैं। इट शुड इनिशियली बी measured at its cost and the entity should capitalize the development work, trial run cost, testing cost, cost to register, depreciation of the used in its production that is amounting to rupees इतना मिलियन। इन सब कॉस्ट को जमा करेंगे और जमा करके टोटल कॉस्ट बता के आएंगे। ये होगी इनिशियल मेजरमेंट। उसमें फिर दो डिस्कशंस होंगी। कुछ कॉस्ट को कहाँ डालना होगा, एक्सपेंस में, उनके बारे में पेपर में लिख के आया करेंगे। IS 38 does not allow the capitalization of cost related to research, staff training, advertisement, so these costs should be चार्ज टू P&L। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आ जाएगी, डेवलपमेंट नॉट मीटिंग क्राइटेरिया, उसको भी आपने P&L में डालना होता है। कुछ भी आप डाल के आ सकते हैं, ये तो एक सिर्फ डिस्कशन है जो आपने करनी है। तो ये है इनिशियल रिकॉग्निशन, रिकॉर्ड भी करना है या नहीं, और ये है इनिशियल मेजरमेंट कि अगर रिकॉर्ड करना है तो माय डियर कितने पर करना है। और सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन में फाइनेट लाइफ भी हो सकती है और
सिंस द प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ ऑफ इतने ये फॉर अमोर्टाइजेशन अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन P&L। इस तरह के फिक्रे लिखा करें बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी assumed to be 0 because no active market and no commitment by third party. Note, if legal life and useful life are different, the amortization should be charged over shorter of legal life and, और यहाँ डिस्कशन ऑफ रिन्यूअल कॉस्ट भी करके आनी है आपने पेपर में कि द लीगल लाइफ विल इंक्लूड द रिन्यूअल पीरियड बिकॉज द रिन्यूअल कॉस्ट इज मिनिमल। वैसे ना बोला करें, आज मैंने बुलवा के देख लिया आप लोगों को, नहीं इंशाल्लाह आइंदा सही करेंगे। इम्पेयरमेंट के बारे में इधर सिर्फ तब डिस्कस करें जब एक्सटर्नल या इंटरनल इंडिकेटर हो। इंडेफिनेट लाइफ वाले के बारे में लिख के आया करें सिंस देयर इज, इट शुड नॉट बी, हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन शुड टेस्ट इंटेंजिबल फॉर by comparing the recoverable amount with its at each year end. फिर measurement models, IS 38 permits an entity to adopt cost model or subsequent model, लेकिन subsequently initial measurement हमेशा किस पे होनी है? कॉस्ट पे होनी है। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट वाला खरीदा हुआ है तो फिर आपकी मर्जी है कि इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे कर लें, या रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है नाम उसका, उसका नाम है फेयर वैल्यू। रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ तब अडॉप्ट होगा जब ये एक्टिव मार्केट में चीज बेची, वरना नहीं। कॉस्ट मॉडल में आपने कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड ऑप्शन पे चीजों को रखना है, और रिवैल्यूएशन मॉडल में रिवैल्यूड अमाउंट माइनस अकोमोलेटेड। ये वाली डिस्कशन हो सकती है। तो ये 3-4 ब्रॉड हेडिंग्स अगर आपके जहन में हैं तो फिर आप डिस्कशन को प्रोलॉन्ग करके आ सकते हैं। चलें जी, अब निकाल लें क्वेश्चन नंबर 4। और यकम जनवरी 2012 टॉप फूड लिमिटेड एक्वायर्ड या इंटरनली जनरेटेड manufacturing rights of different range of juices and ice creams from a well-known multinational company for rupees 50 million. Following are the relevant clauses of the agreement executed between the two companies. The agreement is valid for 5 years and renewal is for another period of 5 years at a ना होने के बराबर प्राइस। मिसाल के तौर पे ये 50 मिलियन है तो वो 1 मिलियन में रिन्यू हो जाएगा। नॉमिनल प्राइस उसने बताई नहीं। तो अब बता दें लीगल लाइफ या कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ, इसको लीगल लाइफ नाम ना दे, बेहतर है कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ नाम दे दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लिया, फ्रॉम अ वेल नोन मल्टीनेशनल कंपनी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ का लफ्ज़ यहाँ यूज़ कर लें। ये एक नया लफ्ज़ आज हमने इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले हम लीगल लाइफ का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ 5 साल लेंगे या 5+5 लेंगे? मैन्युफैक्चरिंग राइट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड कैनॉट बी सबलेट। ये राइट किसी और को नहीं दे सकते, हमें ही मिला है। किसी मशहूर बोतलें बनाने वाली कंपनी से या जूस बनाने वाली कंपनीज और आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी से हमने ये लिया है। जब प्लांट इरेक्ट हो गया, प्लांट खड़ा हो गया, TFL स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स, तो इसने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए यकम जुलाई से। इंटेंजिबल खरीदने के 6 महीने बाद बहुत ज़्यादा कंपटीशन की वजह से न्यू प्रोडक्ट अपने डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर सकी 6 महीने। वैसे डिस्कशन करके आए यकम जनवरी की और 31 दिसंबर की। यकम जनवरी पे तो डिस्कशन होगी इनिशियल रिकॉग्निशन और इनिशियल मेजरमेंट, और फिर सब्सिक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन इसमें डिस्कशन होगी इनिशियल रिकॉग्निशन की और इनिशियल मेजरमेंट की, और इधर अमोर्टाइजेशन और मेजरमेंट मॉडल्स।
चलें जी, हेडिंग दें 1 जनवरी 2012। आज जरा ज़्यादा लिख लें। मैन्युफैक्चरिंग राइट्स इज एन इंटेंजिबल एसेट manufacturing right is an intangible asset because it has no physical substance. Because it has no physical substance. एंड नॉन मॉनेटरी एंड आइडेंटिफिएबल भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगली बात जरा लिख दें। अब सवाल 8 नंबर का है। IS 38 allow recording of intangible. IS 38 allow recording of intangible if future economic benefits are probable and costs can be measured reliably. If future economic benefits are probable and costs can be measured reliably. Since manufacturing rights acquired meet the above criteria, therefore it shall be recognized as an intangible in statement of financial position. Shall be recognized as an intangible in statement of financial position. अभी 1 जनवरी की हेडिंग ही डली रहने दें और अगला पैरा इनिशियल मेजरमेंट की कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं है इतनी, बस 1 जनवरी की हेडिंग काफ़ी है जो सवाल बनने की। इट शिल इनिशियली बी measured at its cost which is purchase price. It shall initially be measured at its cost which is purchase price of rupees 50 million. बस और तो कुछ इसमें है नहीं कि किस किस चीज़ को डाल के बनाए 50 मिलियन, तो इसलिए और तो डिस्कशन है नहीं और कोई एक्सपेंस में भी कुछ नहीं डालना, बस ठीक है फारिग करें। अगली हेडिंग दें। अब देखें ना 1 जनवरी की उसने प्रॉपर हेडिंग मांगी थी तो हमें फिर ना ये लिखना पड़ा था जो हम और सवालों में नहीं लिखते थे। कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। ये लाइन मेरे ख्याल से पहली दफ़ा हमने किसी सवाल में डाली है। आगे चलें, 31 दिसंबर की हेडिंग डालें। पहले मेजरमेंट मॉडल्स की डिस्कशन कर लें। IS 38 permits an entity. IS 38 permits an entity to adopt cost model or revaluation model. एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के तौर पर।
Here revaluation model will not be applied because there is no active market. ना ना ना, थर्ड पार्टी कमिटमेंट जूता उतारने, रिवैल्यूएशन के लिए थर्ड पार्टी कमिटमेंट नहीं देखी जानी, वो रेजिडुअल वैल्यू के लिए थर्ड पार्टी कमिटमेंट देखी जानी है। ये स्टैंडर्ड आज हम खत्म कर रहे हैं, IAS 41 शुरू करने, जाते जाते रुला दें जितना रुलाना है मुझे। दो बंदों ने भी स्टेज पे आकर रुलाया है, लेकिन मेरे ख्याल से अब फायदा हो गया होगा इन दो को, और बाकियों को आइंदा जरा लिख लेंगे सही इंशाल्लाह। द रिवैल्यूएशन मॉडल एज देयर इज नो एक्टिव मार्केट। वैसे एक्टिव मार्केट होती भी तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है, हम बेच ही नहीं सकते। देखिए ना, ये भी तो सवाल में लिखा हुआ था ना, द मैन्युफैक्चरिंग आइटम नॉट ट्रांसफरेबल। अगर एक्टिव मार्केट होती भी तो जिससे मैंने खरीदा है उसने आगे बेचने की इजाजत थी, तो फिर एक्टिव मार्केट होती भी तो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, चार्ट डालना था एक्टिव मार्केट में जाके, उसके अंडे देने थे। रिवैल्यूएशन नहीं 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 नहीं, नहीं। फिर कैसे करते हैं, यानी एक्टिव मार्केट नहीं है तो फिर सोचे ना, अगर एक्टिव मार्केट नहीं है, एक्टिव मार्केट सॉरी है, लेकिन मैं उसको बेच ही नहीं सकता एक्टिव मार्केट में, तो रिवैल्यू करके फिर मैं क्या कर लूंगा उसका। आगे चलें, हाँ इस तरह लिख सकते हैं, आगे लिखें। देयरफॉर इट विल अपीयर एट कॉस्ट मॉडल which requires it to be carried at बोलें कॉस्ट लेस accumulated amortization and accumulated impairment loss। Done? Okay. In this case, the product has a finite life of बल्कि लाइफ तो ऐसा दी नहीं हुई। इन दिस केस द प्रोडक्ट हैज अ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लाइफ ऑफ, फाइनाइट लाइफ का लफ्ज छोड़ें जरा, फाइनाइट लाइफ हैज अ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लाइफ ऑफ 5 years, but there is a renewal option, hybrid boys भाई लिख के नहीं रहे, थको ना माय डियर, but there is a renewal option at a nominal price, therefore contractual life will be taken at 10 years। So इस तरह लिखते हैं, देयर इज अ रिन्यूअल ऑप्शन ऑफ देयर, जो भी बोले आपने वो सही बोला है। अच्छा जी, फर्दर 5 years के रिन्यूअल ऑप्शन है मिनिमल प्राइस पे। अच्छा नेक्स्ट, आप कहाँ तक पहुंचे थे? सो इट विल बी so an amortization of rupees 50 divided by 10, 5 will be charged to
P&L. The amortization begins from Yakam January 12. The amortization begins from Yakam January 12. That is the date when intangible, that is the date when intangible is available for use. वैसे यूज कब शुरू हुआ है? यकम जुलाई 12 को, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज कब से है? यकम जनवरी 12 को. डेट इज द डेट व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज. ये भी देखें कॉन्सेप्ट था छोटा सा कि यकम जनवरी 12 और यकम जुलाई 12. अच्छा जी, further residual value is taken as 0 because, देख रहे हैं हम बात को कैसे खींच रहे हैं, फर्दर बिला वजह तो नहीं खींच रहे. फर्दर रेजिडुअल वैल्यू इज टेकन एट 0 बिकॉज देयर इज नो एक्टिव मार्केट और थर्ड पार्टी कमिटमेंट. हाँ, 8 नंबर पूरे करने हैं. मेरा तो यही है कि थ्योरी के सवाल इतना लंबा आ जाए. छोटी सी लाइन असल में है कुछ भी नहीं, 50 मिलियन की कोई चीज़ खरीदी है आपने बस, तो फिर सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे. यही 2 नंबर का होता तो फिर इसका 2 नंबर किस्म का जवाब मैं लिखवा देता, कोई सॉरी छोटा सा जवाब लिखवा देता. तो अब ये लाइन आप डाल सकते हैं बीच में कि एज द प्रोडक्ट हैज नॉट अचीव्ड इट डिजायर्ड सेल सो देयर वी मे टेस्ट इट फॉर इम्पेयरमेंट. इस तरह की लाइन कुछ डाल सकते हैं कि शुरू में जरा लोग इतना पसंद नहीं करे चीज़ को, तो इस तरह की लाइन डालनी है तो डाल दें. एज द प्रोडक्ट हैज नॉट अचीव्ड द डिजायर्ड सेल ड्यू टू इंटेंस कॉम्पिटिशन, एज द प्रोडक्ट लिखे ना अपना एज द प्रोडक्ट has not achieved the desired sale due to अन्ना मुकाबला, intense competition कहते हैं जिसको, due to intense competition, therefore it may be tested for, but it may be an indication. So therefore it may be an indication. फिक्रा चलते चलते अगर ज़्यादा बेहतर हो जाए तो कर लिया करें. Therefore it may be an indication for testing impairment. By comparing the BV with Shohar, by comparing the carrying amount with recoverable amount. जी ओके. हाँ जी, भाई कह रहे हैं कि आइडेंटिफिएबल होने के लिए ये ज़रूरी था कि ये सेपरेबल हो, तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल. सो हाउ इट इज़ सेपरेबल फ्रॉम एंटिटी?
माय डियर, ये अधूरी बात आपने की है। पूरी बात ये है कि मस्ट बी सेपरेबल और मस्ट राइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, इसका फिर सेपरेबल होना जरूरी नहीं है। आइडेंटिफिएबल होने के लिए सेपरेबल हो सकता है या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो सकता है, ये पढ़ा था। आई के अपने सोल्यूशन दिया हुआ है। IS-38 अलाउज द रिकॉर्डिंग ऑफ, मैं वो एंड से सोल्यूशन पढ़ा हूँ। नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो इन द कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली। सिंस राइट एक्वायर्ड मीट द अबव कंडीशन, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल। IS-38 permission to adopt the cost or revaluation model. The revaluation model can only be applied if the assets are traded in active market. As the rights cannot be sold, the revaluation model cannot be used. और हमने लिखा था कि एक्टिव मार्केट का डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ये लाइन भी लिख सकते हैं कि राइट नॉन ट्रांसफरेबल है, इसलिए फ़ायदा कि एक्टिव मार्केट होने का। The cost model requires intangible to be carried at cost less accumulation in accumulated impairment loss. Amortization will begin from January 12 when it is available for use. Residual value of intangible asset with finite useful life shall be assumed to be 0. आगे हमने इसकी वजह भी बता दी थी। IS-38 include the renewal period in useful life if there is evidence to support renewal without. Therefore, amortization should be made systematically over the useful life of intangible, that is, an impairment review shall be undertaken at year end because the failure to achieve the desired sale is an indication या may be an indication, दोनों लफ्ज़ चल सकते हैं मेरे ख्याल से। is an indication और may be an indication दोनों लफ्ज़ चल सकते हैं। Therefore, the value of intangible may be impaired by comparing the carrying amount with recoverable amount. अब मंडे को टेस्ट है हमारा, ओके अच्छा जी। अब आप हजरात जो है वो हमारी जो पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें इंटेंजिबल्स कैसे नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे पेज 70, ये तो मैंने किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोली हुई हैं पैकेजेस की, तो इसमें इंटेंजिबल्स नज़र आ रहे हैं मुझे 65 मिलियन के, 65 मिलियन के। इसके लिए मुझे नोट 21 देखना पड़ेगा जाके कि ये 65 मिलियन के इंटेंजिबल्स क्या बला हैं। नोट नंबर 21। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग, अकोमोडेटेड अमाउंटाइजेशन, ओपनिंग अमाउंटाइजेशन, ये 65 मिलियन। हमारे एक से ज़्यादा नहीं है, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ब्रांड्स, हमारे पास बस एक ही किस्म के हैं जो कि सॉफ्टवेयर हैं, उसमें वेबसाइट भी हमने इधर ही डाल दी हुई है, और ERP सिस्टम। असल में सारी एक ही टाइप की चीज़ें हैं, इसलिए हमने डिफरेंट लाइनें नहीं डाली हुई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जैसे हमने इधर डाली हुई है ना प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, जैसे PPE का नोट इनका बहुत बड़ा बना हुआ है, PPE का नोट, PPE के नोट में तो उन्होंने उल्टा कॉस्ट और एडिशन ऊपर डाल दिए हैं, इधर की बजाय उधर शिफ्ट कर दिए हैं, और आगे फिर हेडिंग दी हुई है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो PPE के नोट की तरह लंबा नोट नहीं है, क्योंकि एक ही कैटेगरी के एसेट्स थे, और वो एसेट्स थे सॉफ्टवेयर टाइप सारे या वेबसाइट्स। तो ये नोट बना हुआ है, और ये पिछले साल का डाटा है, कंपैरेटिव डाटा 2018 का।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अनकंसोलिडेटेड को उसको छोड़ें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, नोट्स जो अंडरलाइन किया हुआ है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। summary of significant accounting policies। नोट्स में चलते चलते एक नोट 4 आया है, नोट 21 हम देख आए हैं। नोट 21 था इंटेंजिबल्स, नोट 4 है समरी ऑफ सिग्निफिकेंट। व्हाट आर आवर अकाउंटिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग टैक्सेशन, व्हाट आर आवर अकाउंटिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग पीपी, what are our accounting policies regarding investment properties not held for own use or for sale in the ordinary course of business is classified as investment property। intangible, इसको कहते हैं notes on accounting policies। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, enterprise resource planning software and develop websites are recorded as an intangible and alhamdulillah it is stated at cost minus accumulated amortization minus accumulated impairment loss। intangibles are amortized using the सीधा लकीर तरीका over their estimated useful life ranging from 10% to 33% per annum। cost associated with the maintenance of intangible are recorded as an expense। however development costs that are directly attributable to design and testing and unique software controlled by company are recorded as intangible when they meet the criteria। 6 criteria उसने उठा के लिख दिया सारा, टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैनेजमेंट इंटेंशन, एबिलिटी टू यूज, इंटेंजिबल विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, टेक्निकल रिसोर्सेज, एक्सपेंडिचर कैन बी एट्रीब्यूटेड। वो जो पैरा था वो पैरा उठा के उसने लिख दिया सारा, 6 की 6 शराइत उसने लिख दी। उसने कहा सिर्फ डेवलपमेंट को मैं तब कैपिटलाइज करूंगा जब ये क्राइटेरिया पूरा करेगा, वरना नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कोई डेवलपमेंट मैं करूं, अदर डेवलपमेंट दैट डू नॉट मीट दीज क्राइटेरिया रिकॉर्डेड एज एन डेवलपमेंट कॉस्ट प्रीवियसली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस आर नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन सब्सिक्वेंट पीरियड। जो बुरी वाली डेवलपमेंट खर्चे में चली गई वो दोबारा कभी एसेट नहीं बनेगी। हाँ, जब अच्छी डेवलपमेंट शुरू हुई वो कैपिटलाइज होगी। यूजफुल लाइफ कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैं रिव्यू करता हूं हर साल के एंड पे और एडजस्ट कर लेता हूं उनकी अमोर्टाइजेशन अगर इनकी लाइफ बदल जाए। वैसे मेरा जो एस्टीमेट है यूजफुल लाइफ का 31 दिसंबर 19 को हैज नॉट रिक्वायर्ड एनी एडजस्टमेंट। अल्लाह का शुक्र है इस साल कोई चेंज नहीं करनी पड़ी। कहते हैं एडिशन के ऊपर इनटेंजिबल्स की मैं अमोर्टाइजेशन चार्ज करना शुरू करता हूं जिस महीने में खरीदूं या कैपिटलाइज करूं अगर खुद बना रहा हूं, लेकिन मैं अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करता बेचने के महीने। अगर 2 मार्च को मैंने बेच दिए तो मार्च की अमोर्टाइजेशन नहीं निकालता मैं 2 दिन की, लेकिन जनवरी फरवरी की निकाल लेता होगा। अगर मैंने 15 अप्रैल को बेच दिया तो अप्रैल की अमोर्टाइजेशन नहीं निकालता मैं, जनवरी फरवरी मार्च की निकाल लेता हूं। कहता है अगर मैंने 28 अप्रैल को बेच दिया तो अप्रैल की अमोर्टाइजेशन निकालता ही नहीं हूं मैं, कहते हैं बस जनवरी फरवरी मार्च की निकाल लेता हूं। अगर 15 जुलाई को बेच दिया तो मैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की अमोर्टाइजेशन निकाल लेता हूँ, जुलाई के 15 दिन की नहीं निकालता, इतनी डिटेल में नहीं जाता मैं। तो बहरहाल ये तो बोंगी है कि ख़रीदने के साल में पूरा अमोर्टाइज करें और बेचने के साल में अमोर्टाइज ना करें, ये तो बोंगी है। ये बात किसी तरह एक्सेप्टेबल है कि चंद दिनों की अमोर्टाइजेशन आप मिस कर रहे हैं तो कर दें, खैर है। कहते हैं ये मेरी पॉलिसी है। एसेट्स की कैरिंग अमाउंट इज WDV इमीडिएटली टू इट्स रिकवर एंड एसेट्स कैरिंग अमाउंट इज रिटर्न डाउन इमीडिएटली टू रिकवरेबल अमाउंट if the carrying amount is greater than recoverable amount as it is explained in note 4.3
to these financial statements. So this is called as notes on accounting policy. अब ये हमारी किताब में भी एक सफ़े पे दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों ने देख के परेशान होना था कि ये क्या नोट है। तो ये नोट हमारी किताब का सफ़ा नंबर पेज 233 पे दिया हुआ है। तो माय डियर, जाते जाते इनटेंजिबल्स में हमने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि इनटेंजिबल्स को ना सिर्फ नोट बनाकर कॉस्ट अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन ओपनिंग एडिशन डिस्पोजल वाला बनता है, बल्कि एक और नोट बनता है। ये नोट अंग्रेजी में होता है। ये सिर्फ इनटेंजिबल्स के नहीं बनता, ये सारे स्टैंडर्ड्स में बनता है नोट। ये जो अंग्रेजी वाला नोट है, इस नोट को हम कहते हैं नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। Below is a typical note which covers many of the possible areas of accounting policy for intangibles. गुडविल की डिस्कशन तो भी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन सॉफ्टवेयर टिक कर लें, क्योंकि गुडविल हम सब्सिडरीज बिजनेस कॉम्बिनेशन वॉल्यूम 2 में पढ़ेंगे। Softwares, expenditures incurred to acquire software and develop website are capitalized and stated at cost minus accumulated amortization and identified impairment. वो अंग्रेजी मैंने उठा के यहां लिखी है जो पैकेजेस के भी आपको पढ़ाई है। Cost associated with maintaining the intangible are recorded as an expense and development costs are recorded as intangible when they meet the following. अब ऑब्वियसली बच्चे पूछते हैं, अगर ये कभी नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज हमसे मांग ले तो ये 6 क्राइटेरिया याद करने हैं। किसी हद तक मोटे मोटे याद कर लीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं, इसका कोई हल नहीं है। तो किसी हद तक मोटे मोटे ये याद हो आपको 6 क्राइटेरिया। However, directly attributable costs that are capitalized as part of software include, ये उन्होंने नहीं डाली हुई थी, ये मैंने डाली है लाइन। Directly attributable costs that are capitalized as part of software include employee cost and an appropriate portion of other directly attributable overheads. मिसाल के तौर पे सैलरीज, कंसल्टेंट फीस, डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट्स, इनको हम कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल एंड अमोर्टाइज्ड फ्रॉम द पॉइंट एट विच द एसेट इज रेडी फॉर यूज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। अच्छा, ये सारी बातें आपको पता है, बस लिख दी जाए यूजर्स के लिए तो इनका नाम क्या पड़ जाता है। और असल में ये नोट्स बनते क्यों हैं, ताकि अगर कोई डॉक्टर साहब उन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हों तो वो ये पढ़ के जरा समझ जाएं हो क्या रही है। इसे ये पढ़ के समझ आ जाएगी उनको हो क्या रही है। उन्होंने IAS 38 थोड़ा सा पढ़ा नहीं होगा पहले कहीं। अच्छा, खाली ये पढ़ के समझ आ जाएगी उनको हो क्या रही है। चलिए आज किसी अपने इंजीनियर भाई को जाके ये सारा सफ़ा पढ़वाइएगा, देखिएगा उसको फिर कितनी समझ आती है। नहीं, ये समझ आने वाली चीज़ें नहीं है, ये 6 चीज़ें समझ नहीं आ जाएंगी हमारे इंजीनियर भाई को पढ़ के, ये 6 चीज़ें। बहरहाल दुनिया वाले तो कहते हैं कि डाल दिया करें ये चीज़ें, ताकि कोई आम लोग भी पढ़े होते हैं तो हो सकता है उनको समझ आ ही जाए। कोई होते हैं माशाल्लाह हरफन मौला किस्म के लोग भी, तो ये उनके लिए हम लिख रहे हैं चीज़ें, क्योंकि हमें तो ये पता है, लेकिन अगर एग्जामिनर हमसे पूछ ले तो फिर तो हमें भी नहीं पता, आपको पता है वो तो फिर अलग मसला है वो हमारा। तो रिसर्च एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट डू नॉट मीट द क्राइटेरिया आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस एंड द डेवलपमेंट कॉस्ट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, जो बुरी डेवलपमेंट में चली गई, आर नेवर रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन सब्सिक्वेंट पीरियड। Intangibles are amortized using the सीधा लकीर तरीका over the estimated useful life ranging from 10 to 33. Goodwill and intangible assets that have an indefinite life are not subject to amortization. However, they are tested annually for useful life are reviewed at end of each balance sheet date. तो ये थोड़ी सी डिस्कशन अब हमने कर दी है फाइनेट लाइफ वालों की, अमोर्टाइज जिनको कर रहे हैं, और फिर थोड़ी सी डिस्कशन कर दी है इंडेफिनेट वालों की। कोई ना कोई हेडिंग्स तो हमें पता होनी चाहिए ना। और तीसरी हमने डिस्कशन कर दी है कि रिव्यू कर दिया करें यूजफुल लाइफ को बैलेंस शीट के एंड पे। तो मोटी मोटी हेडिंग्स पता होंगी तो आपको पता है अंदर तो हम लिख ही लेते हैं फिर। तो यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर रिव्यूड एट ईच ऑफ बैलेंस शीट डेट।
amortization on addition is charged from the month in which asset is acquired or capitalized, while no amortization is charged in the month in which asset is disposed of. मंथ के एंड पे डिस्पोज होगा तो भी शक आप ना करें, कोई मसला नहीं ना, 30th को भी कोई मसला नहीं है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट डिप्रिसिएशन कोई हार्ड एंड फास्ट टाइप चीज तो होती नहीं है, अंदाजा ही होता है, क्या फर्क पड़ता है उसमें। कहते हैं मैं नहीं डिप्रिशिएट करना बेचने के महीने में, ना कर। नहीं, ये तो एक एग्जांपल दी हुई है, हो सकता है हम 5% से 30% तक अमोर्टाइज कर रहे हो। नहीं, ये तो 40% कर लें। ये तो इस ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स है मिसाल के तौर पे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्टैंडर्ड के। ओके, अच्छा अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको आप जो है वो पढ़ लें, फिर हम इंशाल्लाह इसको क्लोज करते हैं। अब आप बैकवर्ड चलना शुरू कर दें इस सफ़े से। आज आपके नोट्स में लिखा होगा, एक तो हमने पेज 233 पढ़ा है, दूसरा पेज 235 पढ़ा है, ऐसा ही है ना? 233 भी पढ़ा है, 235 भी पढ़ा है। फिर आपके नोट्स में लिखा होगा, हमने पढ़ा है पेज 228 का LO4, बस LO4 लिखा होगा, पेज 228 LO4। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंटेंजिबल पे, यानी कि जब इंटेंजिबल मुकम्मल हो गया उसके बाद उस पर खर्चा हो तो उसको क्या करना चाहिए? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज जनरली नॉर्मली नेवर कैपिटलाइज, कैपिटलाइज होना नहीं चाहिए, बट ओनली कैपिटलाइज इफ इट कैन बी मेजर्ड एंड एट्रीब्यूटेड टू एंड एनहेंसेस द वैल्यू ऑफ एसेट। वाज़ेह तौर पे एनहेंस करे एसेट की वैल्यू। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस नॉर्मली सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज नेवर कैपिटलाइज्ड। कहते हैं मेरे दिल में नहीं आता कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करो, बल्कि आम तौर पे नीचे आए ये मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होता है, इसको P&L में डाला जाता है, जो आज हमने 2 दफा पढ़ा भी है अभी कि मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर के बारे में हमारी पॉलिसी है कि इसको कहां डालें? P&L में डालें। रिसर्च के बारे में हमारी पॉलिसी है कि इसको एक्सपेंस में डालें, और इसी तरह बुरी वाली डेवलपमेंट के बारे में हमारी पॉलिसी है कि इसको एक्सपेंस में डालें। अच्छी वाली डेवलपमेंट के बारे में हमारी पॉलिसी है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया, अच्छा पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता कि जहां चॉइसेस हैं 2 वो पॉलिसी बनेगी। अब बोरोइंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड में चॉइस नहीं है, आपने बोरोइंग कॉस्ट को करना ही कैपिटलाइज है। अब आप बड़ा फर्मली कह सकते हैं ये मेरी पॉलिसी है कि मैं बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहा हूं। अब सुनने वाला हंस नहीं सकता कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम पॉलिसी बना के बड़ा खुश हो रहे हो। नहीं, बस ये स्टैंडर्ड ने बना दी है पॉलिसी, ये मेरी पॉलिसी है कि मैं रिसर्च को एक्सपेंस में डाल रहा हूं। अब इस पे हंसे मत, क्योंकि ये नहीं होता कि पॉलिसी वही मेरी बनती है जहां चॉइसेस अवेलेबल हो। जहां चॉइस ना भी अवेलेबल हो, स्टैंडर्ड ने ट्रीटमेंट बता दी, वही मेरी क्या बन गई? पॉलिसी बन गई। तो अभी हम पॉलिसीज थोड़ी देर डिस्कस करके आए हैं। ये मेरी पॉलिसी है कि मैं इनडेफिनेट लाइफ वालों को अमोर्टाइज नहीं करता, ये स्टैंडर्ड ने बता दिया। अब मेरी पॉलिसी यही है, जहां समरी ऑफ पॉलिसीज आएंगी तो ये बातें मैं बड़ी फर्मली बता के आऊंगा। ये मेरी पॉलिसी है कि मैं मेंटेनेंस को एक्सपेंस में डालता हूं, और दुनिया में किसी और की कोई और पॉलिसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ने बता दिया कि मेंटेनेंस को हमेशा कहां डालना है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हो रहा हो जिसकी कॉस्ट भी पता चल जाए और जो एसेट को इनहेंस भी कर रहा हो, तो फिर उसको कैपिटलाइज कर दें। लेकिन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस नॉर्मली सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज, आमतौर पे कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज ना किया करो। हमने कहा क्यों? कहते हैं नेचर ऑफ इंटेंजिबल्स ऐसी चीज है कि आमतौर पे इंटेंजिबल में एडिशन हो नहीं सकती या रिप्लेसमेंट हो नहीं सकती। गाड़ी या जहाज है, उसमें सीटें रिप्लेस हो जाती हैं। कहते हैं इंटेंजिबल में कैसे चीजें रिप्लेस होंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहते हैं मेरा मशवरा है कि इंटेंजिबल्स को सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज ना किया करो, मेरा मशवरा है। मोस्ट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू मेंटेन। कहते हैं असल में तो इंटेंजिबल पे खर्चे जो हो रहे होते हैं सिर्फ मेंटेन करने के लिए हो रहे होते हैं, इनहेंस करने के लिए नहीं हो रहे होते। असल में सारी गेम यहां पे है, इनहेंस और मेंटेन का फड्डा है। जहां इनहेंस हो जाए वहां कैपिटलाइज कर दें सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, और जहां मेंटेन हो रहा है तो वो मोस्ट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर लाइकली टू मेंटेन रादर देन मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कौन सा है? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया तो वही है ना, कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। वो तो डेवलपमेंट का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया 6 है, वो हो रहा है। इंटेंजिबल का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया है कॉस्ट कैन बी
एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर, वो तो डेवलपमेंट के 6 क्राइटेरिया हैं. Also, it is often difficult to attribute subsequent expenditure directly to particular intangible rather than to business as a whole. असल में जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो रहा होता है वो खास तौर पे उस इंटेंजिबल के लिए नहीं हो रहा होता, बल्कि पूरे बिजनेस के लिए ये हो रहा होता है. तो इसलिए पता नहीं चलता कि इस इंटेंजिबल के लिए कितना खर्चा हुआ. तो इन सारी वजह से हम इसको कैपिटलाइज नहीं करते. किसको? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर. इन चीज़ों को मैंने कहा था रिवाइज भी करेंगे, एक दो पॉइंट मैंने इसमें छोड़ा भी था, वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे. अभी थोड़ा सा ज़रा आप इसको फ्रेश माइंड से होके आए फिर कर लेंगे. अच्छा माय डियर, अब आप हजरात आ जाएं पेज नंबर 221. रिकॉग्निशन प्रोहिबिशन बताएं जी. रिकॉग्निशन प्रोहिबिशन. IS 38 प्रोहिबिट द रिकॉग्निशन ऑफ फॉलोइंग. भाई इंटरनली जनरेटेड कलर्स इन सबके साथ मिलेगा. वो 5 चीजें हैं, उनसे कौन कौन सी? गुडविल, ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग टाइटल एंड कस्टमर लिस्ट. इन 5 चीजों की रिकॉग्निशन प्रोहिबिशन है. लफ्ज बोले, नहीं भूख नहीं लगेगी, ट्राई करें, बोले मेरी तरफ. रिकॉग्निशन प्रोहिबिशन. Expenditure on internally generated brand, message, publishing, title, customer list and items similar like cannot be distinguished from the cost of developing the business as a whole. ये बिजनेस की कॉस्ट से अलग नहीं हो सकते. Therefore, such items are not recorded as an. So it is a logic. However, any of these items if purchased are. वो तो आपको बता दिया है ना, पहले दिन ही बता दिया था, दूसरे दिन. Internally generated goodwill is also not recorded as an asset because it is not an. That is, it is not separable, nor does it arise from contractual or ये आइडेंटिफिएबल नहीं होती, क्योंकि गुडविल अलग से बिक नहीं सकती, उसके लिए पूरा बिजनेस बेचना पड़ता है. और ये कोई लीगली किसी से खरीदी भी नहीं हुई. यार मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मुझे गुडविल दे देना थोड़ी सी, ठीक है. हाँ, चले चलाए कोई बिजनेस हम खरीदें, उसकी डिस्कशन कंसोलिडेशन में करेंगे, उसको छोड़ें अभी. लेकिन मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं और किसी को गुडविल दे दो तो नहीं, वो तो अजीब सी बात होगी. हाँ, ब्रांड किसी से खरीद सकता हूं. Control by entity that can be measured reliably. It is not an identifiable resource. It is not an identifiable resource controlled by entity that can be measured reliably. ये reliably measure नहीं हो सकती, इसलिए गुडविल को नहीं रिकॉर्ड करते. कौन सी वाली? इसको काट दें. अच्छा जी, एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल डेट वाज इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट एट अ लेटर डेट. एक ना सजेशन आई थी लोगों की कि जनवरी में आपने रिसर्च की, जनवरी में आपने रिसर्च की 2 रुपए की, इसको डाल दो एक्सपेंस में. फरवरी मार्च में बुरी वाली डेवलपमेंट चली 3 रुपए की और 6 रुपए की, इसको डाल दो एक्सपेंस में, बुरी डेवलपमेंट. और अप्रैल के अंदर अल्लाह का शुक्र है अच्छी डेवलपमेंट हुई और इंटेंजिबल मुकम्मल हो गया. तो लोगों ने यह राय दी कि जब डेवलपमेंट अच्छी हो ही गई है तो पुरानी वाली बुरी को भी डाल के इंटेंजिबल रिकॉर्ड कर लो 19 रुपए पे. तो स्टैंडर्ड ने उनके लिए पैरा 71 निकाला. एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल डेट वाज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस shall never be recorded as a part of cost of asset at a later date. अब ये चला गया एक्सपेंस में तो कहते हैं बस चला गया, अब ज्यादा मसलों में ना डालो मुझे, मेरा एसेट अल्लाह का शुक्र है किस पे रिकॉर्ड होगा? 10 पे. तो इस लाइन का मतलब लिख लें, बुरी डेवलपमेंट कभी भी दोबारा, बुरी डेवलपमेंट का खर्चा कभी भी बुरी डेवलपमेंट का खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा दोबारा. बुरी डेवलपमेंट का खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा दोबारा. भाई वो आज पहली ताक रात है, रिश्तेदारों से माफ़ी मांग लें जो मांगनी थी, अब तो बहुत हो गया है. वो फिर लैलतुल कदर की रात ऐसे लोगों को तो फिर माफ़ किया जाता है. तो मकसद
फ़ोन कर के ना, आप लोगों के तो नहीं है कोई रिश्तेदार ऐसे माशाल्लाह, कह रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। अब हैं तो बस चुप कर जाए ना, अपने तक रखें, अब सबको तो नहीं बताना कैसी बातें। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, कर लें आज फ़ोन जाके, हाथ खड़े नहीं करवा रहा मैं, कौन कौन करेगा, करवा कर बोलें। घर में अपने बड़ों को भी समझाएं, छोड़ दो यार, क्या बंदे तो नहीं मारे हुए उन्होंने जिनसे लड़ाइयाँ की हुई हैं। नहीं सर, लेकिन आपको नहीं पता वो कौन है। हाँ, आप कभी आप पे गुजरे तो आपको पता ना, वो तो उनका तो IS 23 ऑल्सो अप्लाइज। एक तरह आप कहते हैं मैं रात को सबको माफ़ करके सोता हूँ, सुबह अगला बंदा सामने आता है, फिर दोबारा फूं खां शुरू हो जाते हैं। नहीं, हम कहते हैं माफ़ करके सोया करें रात को सब। IS 23 ऑल्सो अप्लाइज फॉर इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल। वो तो कल हमने किया था पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 10 में, जो पार्टी बी में आए थे हमारे जोहर की नमाज के बाद। बोरोइंग कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज नहीं किया था। आगे चलें। इफ़ द रिसर्च फेज, अच्छा ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बच्चों को इतनी पढ़ानी भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं प्रैक्टिकली कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में फ़र्क पता नहीं चल रहा होता। एग्जांपल्स तो दी नहीं है स्टैंडर्ड ने रिसर्च और डेवलपमेंट की, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रैक्टिकली पता नहीं चल रहा होता कि रिसर्च चल रही है या डेवलपमेंट चल रही है। कहता है अगर ऐसा होना कभी ज़िंदगी में तो आप समझ लेना कि रिसर्च चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रिसर्च है या डेवलपमेंट है तो इसको रिसर्च समझ लें। पेपर में अगर समझ नहीं आ रहा तो मतलब है कि आपने रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से दिमाग में नहीं रखी हुई, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ाता होता। चलें आखिरी दिन पढ़ा देते हैं। अगर रिसर्च फेज अलग ना हो सके डेवलपमेंट फेज से, तो समझ लो भी कौन सी फेज चल रही है, रिसर्च में ही लगे हुए हैं अभी तक ये। इसको तो छोड़े, बाइंग इन, प्रोसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको मैंने क्या कहा था, क्या कर दें, कैपिटलाइज। अभी करके आए हैं पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 4 के बी में, और पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 9 में भी किया था इसको। तो दो जगह हमने इन प्रोसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को माय बबलू क्या किया था, कैपिटलाइज किया था। डन। डन। चलो भाई दूसरा पार्ट बनाओ, IS 41 शुरू करें। आप लोग